बहाने रोकने वाली है। अब उसी दवा की वो कलील मिकदार देके वो अपने एंटीबॉडीज पैदा कर देता है, यानी होम्योपैथी का ये कदम। जो हर्बल है उसका क्या फार्मूला है, अब उनको नहीं पता कि वो जो दवाई दे रहे हैं वो किस ग्रुप की है। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर को ये समझ आ जाए ना, तो अगर होम्योपैथिक के तमाम डॉक्टर्स अपनी तमाम मेडिसिन को इन 3 ग्रुप्स में तकसीम कर जाएं तो कमाल दर्जे कर सकते हैं। उनको आज तक वो सिम्टम उन्होंने मिक्स की है, इसकी भी वो दवाई, यानी कि उनको ये नहीं समझ आता थी सिम्टम। अगर इन 3 इनको मेरी थ्योरी के अंदर थी मियाज़मेटिक थ्योरी, ये 3 मियाज़म होते हैं, सिफिलिस, साइकोसिस और सूरत। ये अतिश की जहर है, ये बवासीर जहर है, ये सुजा की जहर। अगर इन जहनों के मुताबिक तकसीम कर दी जाए अलामतें तो होम्योपैथिक समंदर को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ हो जाएगी। मैं जब भी मेडिकेशन, ये जितने भी आपके पास फार्मुलेशन है सिरप फॉर्म में, ड्रॉप्स फॉर्म में, ये मेरी अकॉर्डिंग टू मियाज़मेटिक थ्योरी है। इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि दवाई जो है वो सिफिलिस के ग्रुप की, जो जितनी भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होंगी वो एक ही ग्रुप के हैं। जर्मन की दवाइयां देख लें, शॉर्बिट की देख लें, मैं आपको 10 दवाइयों के अंदर उनकी गलत फार्मुलेशन दिखा सकता हूं। उनके मुताबिक ठीक है, लेकिन असूल के मुताबिक ये है। वही होम्योपैथिक मेडिसिन भी काम करती है अगर आप उसको अकॉर्डिंग टू बेसिक लॉ ऑफ टिश्यूज के मुताबिक देते हैं। आपको पता चले वो दवाई है क्या, वो काम क्या करती है, ठीक है। और तीसरा हमारा जो मेडिसिन का ग्रुप चल रहा है वो है हमारा हर्बियोलॉजी का, हर्बल बिलजिद पे काम करते हैं। हर्बल का इलाज बिलजिद पे कैम है। वो कहती है कि जनाब इस ग्रुप का जो अगर कैल्शियम ज्यादा है, ठीक है, वो भी सोडियम ही देती है, वो भी सोडियम ही देती है, लेकिन वो बाज का तो उसकी बेलजिद उल्टी भी होती है। उल्टी कैसे हो जाती है, यानी वो काफी हद तक मैच करती है, लेकिन बाज का तो वो हर चीज का जो एंटीडोट है, हमें बाज का ये करना पड़ता है कि जिस तरह मैंने 2 चीजें बताई हैं कि जब इसमें तहरीक है, खिल्लत जल गई है, तो हम उसको डायरेक्ट 2 का इलाज 3 में करना चाहिए ना। तो मैं बाज का 2 का इलाज हम 5 में लेके चले जाते हैं। मसलन टीबी वाला जो मरीज है उसकी खिल्लत जल के ब्लैक हो गया होगा, हर्बल कहती है कि इसका इलाज 5 नंबर पे नहीं, इसका इलाज 2 का 3 से होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बात का फिर मरीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं क्योंकि मरीज की हालत खराब हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ तरीका इलाज है, हर एक का तरीका इलाज, ये काफी डिटेल वाला लेक्चर है, ये किस दिन मैं आपको दूंगा, तमाम मुख्तलिफ पैथी जो है अपने मरीजों का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब इसके ऊपर आगे आ गया है शुगर, हाई ब्लड प्रेशर। आपने इसी ग्रुप के अंदर से इसको परखना है कि शुगर जो है, इस ग्रुप के अंदर हमारी शुगर कौन सी है, तो वो नॉर्मल वैल्यू से आमतौर पर 400, 300, 350, 400 से लेकर 500, 600 या अंडे में मिला है, ये हमारा जेन्युइन शुगर का मरीज होता है। इसकी अलामतें क्या हैं, इसका यूरिन जो है वो व्हाइट कलर का होता है, इस मरीज का बीपी डाउन रहता है, इसकी टांगों में थकावट ज्यादा रहती है, इसकी जिस्म के अंदर इसका रंगत मरीज की वाइट होती है, उसके टिश्यू जो है वो वाइट ज्यादा होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसकी बॉडी के अंदर बलगम की क्वालिटी है ना, तो वो चीज को वाइट करता है। तो आप उसके डायरेक्ट जो है वो कैल्शियम ग्रुप पे लेके आ जाओ। अगर दूसरा हमारा जो मरीज है, अगर इस वो है कैल्शियम में और अगर उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपने उसको ये 100% ये अंडरस्टैंड किया, कुछ ने आपको अलामत दी शुगर की, तो आपने इस पर मरीज का शुगर की बुनियाद पे इलाज नहीं करना, क्योंकि इस मरीज का हमें पता है कि इसमें कैल्शियम बढ़ा हुआ है, इसमें ग्रुप ऑफ जो टिश्यूज हैं वो प्रॉपर्ली उस गजा को सक नहीं कर रहे, तो उसको हम सोडियम लेके जाते हैं। अब शुगर की वजह क्या बनती है, इस ग्रुप के अंदर जब शुगर तेज होती है तो उसके अंदर एक जो खलिया है जिसको हम सेल कहते हैं, इसकी 3 हालतें हैं। अगर तो ये इसके अंदर पोटेशियम बढ़ गया है तो इस टिश्यूज की खूबी है कि ये फूल गया है, इसके ऊपर प्रोटीन ज्यादा चल, इसके ऊपर लिपोप्रोटीन ज्यादा चल गई, चर्बी ज्यादा चल गई। अब इस टिश्यूज में खूबी नहीं है कि ये खून की नाली के अंदर से ये जो ब्लड है, ये जो खून है,
यहाँ से अपनी ग़िज़ा को चूस सके। क्यों? इसके ऊपर चर्बी लेयर ज्यादा बढ़ गई है और ये चूसने से कसर है, और वो खून जो ब्लड के अंदर ज्यादा चीज है, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है या ब्लड के अंदर जो शुगर ज्यादा है, उसको ये चूस तो खून में शुगर ज्यादा शो हो जाती है। जब टेस्ट कराते हैं तो खून में शुगर, इस हालत में ये होगा। दूसरी हालत, अगर यही जो है एसिड से ये टिश्यू जो है ये क्या हो गया है, छोटा हो गया, सुकड़ गया, यानी इसकी शक्ल ये हो गई है। इससे भी इस खून से अपनी शुगर को सक करना है, ये 50% सक करेगा, 50%। अब ये क्या है कि इसके अंदर ये अब ड्राइनेस की वजह, पहले वो चर्बी की वजह से फूला हुआ था तो ताकत कम थी, अब ये एसिड की वजह से सुकड़ा हुआ है तो इसमें भी ताकत। ये क्या करता है कि इस मरीज की शुगर इसलिए तेज होती है इस ग्रुप की, इस मरीज की शुगर 200 से 250 300 के रेंज में रहती है। ये कहता है बस गोली खाने से नीचे, यानी कि ये 150 200 250 300 की रेंज में रहता है। इसकी वजह क्या है, इसके अंदर उसी सेल में। अब यही जो शुगर का मरीज जब एपिथेलियल टिश्यूज का होता है तो इसकी वजह से इसका जो टिश्यूज है ये गर्मी की वजह से ये तहलील हो चुका हुआ है। अब इसमें भी ताकत कम है, ये भी अपनी हालत के मुताबिक अपनी ग़िज़ा शुगर जो है वो खून से चूस। इसके अंदर क्या होती है कि कभी कभी ये अपनी हालत में बिल्कुल ही कमजोर होकर इसकी शुगर का लेवल कभी 500 से 600 और कभी ये चूस लेता है तो 150। इस मरीज को हम कहते हैं कि ये शुगर का मरीज जनवन, इस मरीज को हम शुगर का मरीज इसका हाई ब्लड प्रेशर है उसको जी, हाई ब्लड प्रेशर, ये वो मरीज है जिसका हाई ब्लड प्रेशर होता है और ये शुगर का जनवन मरीज नहीं होता। तो इसके अंदर आपने इन तीनों हालतों के अंदर इस मरीज को क्या करना है, इसकी हालत क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर लेवल हमारा तीनों हालतों के अंदर डिस्टर्ब होगा। अगर हम उसकी असल सबब को, असल वजह को मालूम करके जब उसका इलाज करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से उस मसले का हल हो जाता है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है। अब हाई ब्लड प्रेशर के अंदर क्या मसले हैं, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी वजूहात बुनियादी 3 ही बनती। अगर खून की नालियों के अंदर बलगमी मादे जम जाएं फिर भी खून की नालियों को सराख तंग हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तो वो प्रॉपरली ये खून की नालियां जो हैं, ठीक है, ये खून की नाली जो है इसके अंदर बलगम अगर जमी हुई है तो बलगम से भी खून की नाली तंग हो सकती है। तो इस मरीज का अगर बीपी तेज होता है तो उसको हमने कैल्शियम पे लेके ताकि उसके अंदर बलगम साफ हो जाए। अगर इस मरीज के अंदर एसिडिक मादों की वजह से यूरिक एसिड जम जाए तो ये खून की नाली जो है ये एसिड, ये तेजाब जब जम जाता है तो ये नाली जो है ये छोटी हो जाती है, सुकड़ जाती है, करीब हो जाती है। इनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। इस मरीज के अंदर भी ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है और इसके अंदर। अब दोनों में फर्क है कि अगर हम इसके टेस्ट कराते हैं तो इसका सोडियम लेवल बढ़ा हुआ नहीं होता, कम हो, इसका सोडियम लेवल नहीं बढ़ा होता, इसका सोडियम लेवल जो है नमकियात इसमें तेज होते हैं। इस मरीज का अगर जब बीपी तेज होता है तो इसको नमक नहीं बंद करना चाहिए, इसको नमक नहीं बंद करना। नमक अगर आपने बंद करना है तो अगर इस ग्रुप का मरीज है सोडियम का तो इसको सिर्फ नमक बंद कर दे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोडियम, इसको कहते हैं भाई आपने नमक नहीं खाना। लेकिन आजकल हमारे यहाँ तकरीबन मरीज मैं जो देख रहा हूँ उनमें 50-70% ये मरीज है और हर एक को ही नमक, जबकि इस मरीज का नमक जो है इसका इलाज है। इस मरीज इसका हाई ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है, नमक। तो हमारे पास एक ही गोली है जनाब, वो लुब्रिकेशन मादों की वजह से ब्लड प्रेशर तेज है, एसिडिक की वजह से तेज है, या तीनों हालतों के अंदर एक ही गोला है जो सबको दिया जाता है जनाब, ये खा लें, इसके साथ इस हाई ब्लड प्रेशर की डेथ हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आपके पास हेपेटाइटिस सी और बी है, वो भी आप देखें कि एसिड में आ जाएगा। ठीक है। अक्सर औकात अगर एसिड के बाद इसके अंदर आता है तो आप उसको सोडियम में, यानी बात करते हम सोडियम और प्लस पोटेशियम की भी मेडिसिन इकट्ठी कर लेते हैं,
यानी अब मरीज की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर तो मरीज के जिस्म के अंदर मर्ज इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर गई है तो फिर हम उसको फर्स्ट एड देने के लिए सोडियम के साथ थोड़ा सा पोटेशियम भी शामिल कर लेते हैं। जब मरीज को थोड़ा सा रिलीफ आ जाता है, उसकी बर्दाश्त पैदा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जितनी मर्ज पुरानी होगी उतनी उसकी इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है। तो जब इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है तो फिर हम उस मरीज को वक्ती इम्यूनिटी देने के लिए आगे वाले ग्रुप के साथ तीसरे ग्रुप को भी टच कर लेते हैं, उसके साथ मरीज की इम्यूनिटी लेवल बेहतर हो जाता है। फिर हम जो ही उसका इम्यूनिटी लेवल बेहतर हो जाता है तो फिर हम उसको वापस लेकर वहां पर आते हैं। जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक मलिक क्या उनका नाम है, राना नाजर साहब आते हैं, इनके मरीज हैं, उनका ऐसा 20 साल से वो इलाज करवा रहे थे ब्रिगेडियर किसी से, बकौल उनके को 5,000 उनकी बकायदा फीस है। तो मैंने उनका तकरीबन 3.5-4 माह से जो इलाज किया है। अब उस मरीज का जो फर्स्ट आए थे बिगड़ा हुआ यही था, एहतराफ ये कर चुका था। उनको पहले साफ करने के लिए मुझे पोटेशियम पे जाना पड़ा ज्यादा, ठीक है। उनको मैंने 6 नंबर की गजाएं 6 नंबर का पानी रिकमेंड किया था। जब थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला फिर वापसी हमने उसको सोडियम पे, और आज वो मरीज प्योरली सोडियम पे काम कर रहा है। उसको वहां पर अगर वही चीज सोडियम में उसको फर्स्ट एड देता तो मरीज के अंदर, क्योंकि उसको सारे जो बॉडी के खराज वाले रास्ते हैं वो बंद थे। तेजाब की खूबी होती है, ये जिनको पित्ते की पथरी होती है, जिनके गुर्दों में ये स्टोन बन जाता है, उनकी वजह ये होती है कि उनके आगे जो वहां से बाइल पैंक्रियाटिक जूस ने पित्ते से खारिज होना था, वो आगे से एसिड की वजह से उसका रास्ता बंद हो चुका है। आपने इसके रास्ते को खोला तो रास्ते को वही अच्छा इंसान खोल सकता है जो जिस्म की तमाम उसकी बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझे, उसकी हकीकत तक समझे, फिर जाके मेडिसिन के लिए अच्छा होता है। तो ये आपके सामने मेडिसिन थी, मसाइल थे बीमारियों के, जिनको मैंने कोशिश की आप तक समझाने की, और उम्मीद है कि आपको उसके हवाले से बात समझेगी। थैंक यू वेरी मच जी। कि बोर्ड दे पढ़िया सामने ते राणा रियासत अली साहब ने कोई इलाज करने शुगर दा होंदा ने जिगर जेड़ा ना इंसुलिन पैदा करता है, वो बोर्ड दे लिखा बड़ा असल में क्वेश्चन समझ जिगर जो है कुछ चीजें अच्छी हैं, इंसुलिन तो पैदा ही नहीं करता ना, उन्हें लिखा कि जिगर का इलाज जेड़ा शुगर का इलाज है ना इंसुलिन पैदा करता है, पैंक्रियास का फर्क। हां जी। ये देखें आपके जिस्म के अंदर जो लबलब है जिसको पैंक्रियास कहते हैं, ये गदूद है, ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। इसके लीवर के साथ इसका 100% कांटेक्ट है। इसको लीड लीवर ही कर रहा है। अगर लीवर का इलाज ही कर दिया जाए तो लबलबा खुद बहुत ठीक हो जाता है। ये लबलबा भी लीवर ही है, क्यों? पार्ट ऑफ द लीवर है, ये इसी खानदान से मुताल्लिक है ना। ये आपके ब्रेन के अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी तो हो सकता है ना, आपके गले के अंदर थायराइड ग्लैंड भी हो सकता है, आपके मैदे में पैंक्रियाटिक ग्लैंड भी हो सकता है, आपके गुर्दों में एड्रीनल ग्लैंड भी हो सकता है, आपका लिवर भी हो सकता है। लेकिन उसने एक जनरल सी बात की है, लेकिन बात करने का मतलब यह है कि लिवर कह देना, अब उसका जो स्पेसिफिक लिवर तो सबकी को लीड करने वाला ना, ये तो लीडर है। अब इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, लबलबे की शक्ल में, गदूदों की शक्ल में, मुख्तलिफ जगहों की शक्ल में। बहरहाल इसका जो ट्रीटमेंट है उसने एक जनरल बात की होगी, मुझे भी इस बात की समझ है कि उसने कैसे लिखा हुआ है, उसके पीछे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, लिवर जो है ये पार्ट ऑफ लबलबा, पैंक्रियाज इसका पार्ट है। अगर वो लिवर को ठीक कर ले तो मैं उसको सलूट करता हूँ कि वो लबलबा उसका ठीक हो जाएगा। अगर वो लिवर को ठीक करने वाला हो तो ठीक है। बात उसने जहां तक लिखी है वो हर बंदे को तो नहीं समझ आनी, लेकिन बात उसकी ठीक है कि लिवर को ठीक करने का मतलब है आपका लबलबा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो डन पे इलाज करते हैं, चलो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं। मकसद है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन था मैंने आपको प्रॉपर देखें, हर बंदे की बात गलती कुछ नहीं हो सकती। उसने केस मैंने तो आपको बात बताई है कि लबलबा भी एपिथेलियल ग्रुप ऑफ टिश्यूज है और जिगर भी, तो ये दोनों आपस में एक ही खानदान से इनका ताल्लुक है। तो इसका मतलब है एक को ठीक करने से दूसरा, और हकीकत ये बात है कि
जब आप मेन आर्गन को ठीक करते हैं तो छोटे आर्गन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उसने चैलेंज किया कि विद इन 90 डेज अगर जिगर आपका इंसुलिन पैदा ना करे सारे पैसे वापस। ये बात करते अट्रैक्शन वाली चीजें होती हैं, और ये आज का दौर ये है तो लोगों को अट्रैक्शन से ही बुलाया जाता है। ये पब्लिसिटी का दौर है। वैसे तो किसी ने आना नहीं, चलिए कम से कम इससे अगर वो बंदा इस मेथड पे काम करता है। इससे पहले आज तक जो थ्योरी चल रही थी वो था तो जब लिवर आपका डेड हो जाता है, लेकिन जो लेटेस्ट थ्योरी है वो है रीअवेकिंग, इंतजार करना। इस बात को हमको पता है, मुझे भी पता, हमको पता है कि पता है। ये जो रीअवेकिंग थ्योरी है ये बड़ी कमाल की थ्योरी है। इसके अंदर असूली तौर पर अगर लिवर आपका वह आर्गन है जो 90% अगर डैमेज हो जाता है, अगर इसमें सोडियम इंक्रीज कर देता है, या अब देखिए वजह क्या है, लिवर बीमार किस वजह से है कि इसके अंदर सबब एसिड बढ़ने से ये डिस्टर्ब हुआ है कि या बजाते खुद ही अपने ही सोडियम मृतुबास की वजह से ये डिस्टर्ब है। अब दोनों हाथों में ये बीमार है कि अगर इसके अंदर ये शिद्दत तहरीक आ गई है तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, स्लो डाउन। अगर ये अपनी हालत से तेज हो गया है तो फिर ये बीमार है। अब ये दोनों हालतों का ट्रीटमेंट अलग-अलग है। इसका इलाज करने के लिए आपने देखना है कि इसका इलाज क्या है। ये दूसरे तेजाबी मादों की वजह से सख्त हो गए हैं एपिथेलियल टिश्यूज, उनकी सख्ती को तोड़ दो, या खुद इसके अंदर तहलील हो गई है शिद्दत अख्तियार करके, यानी इसके अंदर जो सोडियम है आप देखते हैं कि जिस तरह आप बात करते हैं हंडिया को पकाते हैं, उस हंडिया को इतना पकाएं, है तो वो गर्मी, इसमें भी गर्मी है ना, जब जरूरत से ज्यादा आप उसको पकाएंगे तो वही खिल्लत उसके अंदर ही जल जाती है। एक गर्मी से वो डिस्टर्ब हुआ है खुद अपनी सोडियम की वजह से, तो उसका इलाज है डायरेक्ट पोटेशियम पैदा करना। अगर वो इसकी ज्यादती की वजह से स्लो डाउन हुआ है तो फिर आपको सोडियम पैदा करना पड़ेगा। अब दोनों हालतों में ये जिंदा हो सकता है बशर्ते कि आप उसके असल सबब को मालूम कर पाए। तो बात क्लियर हो सर मेरी भी रहती है सर, ये जो पेशेंट होता है एसिडिक में, हाँ, हम उसको देते हैं फॉर एग्जांपल पानी देते हैं वो तेज पात का, पुदीने का, हाँ जी, अजवाइन का, हाँ जी, अदरक का, हाँ, ये थोड़ी सी मकदार लगा के हाँ जी, अगर वो दें तो फिर वो पेशेंट के पेट में दर्द शुरू हो जाती है, सर में दर्द शुरू हो जाती है, चलिए ठीक है, अजीब से उसकी कफियत हो जाती है, जैसे टेम्परेचर होता है इस तरह हो जाता है। तो जबकि वो एसिडिक में था, वो क्यों, इसकी कंडीशन ऐसे क्यों होती है? असल में जब आप किसी चीज का अगर ये एसिडिक है उसको आपने जब सोडियम दिया तो बात करते ऐसी आपकी गजाएं थी, गजाओं के 3 ग्रुप हैं बल्कि 4 हैं। एक गजा थी जिसको हम स्टिमुलेंट कहते हैं, वो उसको जस्ट लाइक अवेकिंग, मसलन आप दार्जिलिंग लौंग उसको देते हैं तो उसको अवेक हो जाता है ना। अगर उसी दार्जिलिंग लौंग के अंदर बात करके होता है उसमें लोग जमाल बूटा डाल देते हैं, मिकदार है किसी चीज के, मुसब्बत डाल देते हैं, वो अब उस स्टिमुलेंट के बजाय वही दो ही परगेटिव हो गई है, असहार अवर हो गई है। जब तो मादा जमा हुआ है आंतड़ियों के साथ चिपका हुआ है, उसको नरम करने से पहले आप डायरेक्ट खारिज करने वाली दवाई दे देते हैं तो पेट में फिर मरोड़ पड़ता है। असूली इलाज क्या है कि आप उस मरीज को पहले सॉफ्ट करें, उसके बाद उसको दवाई के ग्रुप हैं कि आपने पहले उसको दवाई स्टिमुलेंट देनी है, पहले वो नरम करें, नरम के बाद फिर उसको दें परगेटिव, यानी तो ऐसा भी बड़ी लंबी साइंस है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, चले बार यानी एक होती है दवाई स्टिमुलेंट, एक होती है परगेटिव और लैक्सेटिव। परगेटिव बहाना लगाने के लिए और लैक्सेटिव नरम करने के लिए। उसके बाद दवाई होती है हमारी एलिक्सर, इसको कहते हैं उसका नाम क्या है, अक्सीर। उसके बाद होती है हमारी एंटीडोट, इसको कहते हैं तरियाक। उसके बाद हमारा होता है टॉनिक। अब आपके पास इस ग्रुप की कितनी दवाइयां हैं?
अब आपने ये डिपेंड करना है कि मेरे मरीज की जरूरत क्या है। बास का दवाई उसी ग्रुप की ये सारी दवाइयां हैं, स्टिमुलेंट है। अगर तो मर्ज पुराना है, जमा हुआ मवाद है, तो सबसे पहले उस जंग को उतारें। आप फर्स्ट जैसे जब जोर लगा के उसको खोलने की कोशिश करेंगे तो फिर वो चूड़ी टूट जाएगी, ऐसे नहीं काम। पहले आप उसको आस्ता सा ठकोरें, उसके ऊपर तेल डालें, वो नरम हो तो फिर खोलने की कोशिश करें। इस तरह इंसानी आंतड़ियों के अंदर से जब अपने मवाद निकालना है तो सबसे पहले मरीज की बॉडी के अंदर उसको नरम करें। नरम करने के बाद जब खारिज करेंगे तो फिर दर्द नहीं होगा। दर्द तब होगा जब आप उसको स्टिमुलेंट से बराह रास्त ये देने के बजाय आपने उसको परगेटिव पे ले, उसको पहले लेग्जेटिव में लेके उसको नरम करें, नरम के बाद फिर खारिज करें, ठीक है। और अगर आप इसी हालत में है तो आप उसको डायरेक्ट एलेक्सर दे देते हैं। हाँ, बस का ऐसी हमारी अमराज है जिनको हमें डायरेक्ट एलेक्सर और एंटीडोट, मसलन हैजे का मरीज है, उसको फिर हमने बराह रास्त आखिरी डोज की मेडिसिन देनी करनी होती है। एक मरीज का कैंसर है, मसलन उसके अंदर अकॉर्डिंग टू जितना केस ज्यादा संजीदा होगा उसके मुताबिक उसकी उतनी गोली उसी के अंदर, ये उसका अकॉर्डिंग बताता है। टानिका में आना चाहिए। जब आप टानिका के नंबर है, जब मरीज में मर्ज होता है तो आप कहते हैं हमने तो ये जो फूड की दवाइयां दे रही है काम क्यों नहीं करती। फूड की दवाई तब काम करेंगे, फूड सप्लीमेंट तब काम करेंगे जब उसके जिस्म से ये तकलीफ निकालोगे। टॉक्सिक के अंदर आप जितनी मर्जी फूड दे लें, उसके अंदर जो जहरीले बाबे बैठे हुए हैं, वो जो जहर अंदर सांप बैठे हुए, वो दूसरी दवाई को आपके पास उसको आने देते हैं, वो करते हैं, वो फौरन उसको तंग करते हैं। सबसे पहले इसलिए मैं ये फर्स्ट जैसे मेरी इनके साथ ये बात थी कि भाई दवाई के साथ आपकी ये जो जितने भी हमारे फूड सप्लीमेंट ये तब काम करें कि जब उसकी आप असल सबबों को भी साथ सॉल्व करें। आप बराह रास्त उसको ताकत की दवाई टानिक तो कितने नंबर पे है, तो हर मरीज का आप टाइम्स वाले हों, मेटल लाइफ वाले हों, रिएक्शन वाले हों, ये कहें कि जनाब हमारे पास वो फूड सप्लीमेंट है जो हर मर्ज का इलाज मौजूद है, तो फिर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यानी ये वो चीजें हैं जो राज हैं, जो हर जगह पे बैठे हुए लोग नारे तो लगाते हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, उसके पीछे ये प्रॉब्लम है। सर हमारे जो वाइटल आर्गन है जी और इससे जो रिलेटेड आर्गन है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जो रिलेटेड आर्गन है क्योंकि वो कमजोर होता है और वहां से बीमारी उसकी वो वाइटल आर्गन को वो प्रॉब्लम करता है। वाइटल आर्गन जो है ना, ये हमारी कवि आर्गन है, जब तक इससे रिलेटेड आर्गन में बीमारी नहीं बनती तब तक वहां नहीं पहुंचती। सबसे पहले रिलेटेड आर्गन में जो बीमारी बनती है, क्या ये ठीक है? देखिए वाइटल आर्गन और वाइटल है क्या, जो मैं वाइटल और इम्यूनिटी दो इंसानी बॉडी के अंदर कुव्वते मदाफित की ताकतें हैं। ये चैप्टर है काफी लंबा सारा। एक होती है वाइटल फोर्स, एक होती है इम्यूनिटी। जिसको आप वाइटल कहते हैं, ये वाइटल फोर्स जो है ये कुव्वते आला है। इसको मैं अक्सर नाम कुव्वते नफसानी का देता हूं। ये क्या है? ये जो कुव्वते नफसानी है ये जोहर है सेल के, इससे पीछे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पीछे, कैफियत से पीछे और पीछे चले जाएं। जब कुव्वते हिवानी पैदा होती है उसके बाद फिर कुव्वते नफसानी है जो नूर से है। ये है कुन फयकून वाली जो है बिन अमरे रबी। लेकिन जो इम्यूनिटी है ये ऑर्गन में होती है, ये टिश्यूज के अंदर होती है। ये जो है ये खून की अव्वल और आला दर्जे की, असल में ये ड्राइविंग फोर्स है पूरी बॉडी की। पूरा जिस्म इन पे मुहित है। आपके जो रिलेटेड हैं उनको आप कह सकते हैं इम्यूनिटी, ये है कुव्वते मुदाफियत। अब जब इसके अंदर शिद्दत पैदा होती है, जब ये हाइपर हो जाता है, तो आप उस अगले ऑर्गन की ही तो इम्यूनिटी ठीक करें।
इसके आरबीसी पैदा करने के लिए आपको कैल्शियम देना पड़ता है, पोटेशियम बड़ा हो तो कैल्शियम देना। जब कैल्शियम देते हैं तो वही खून जब बलगम से वो कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी ज्यादा कम हो जाती है, तो वही खून अपनी कुव्वते नफसानी वो वाइटल फोर्स उसकी बढ़नी शुरू हो जाती है। जब आप ये शिद्दत अख्तियार कर देता है, तो जब आप इस टिश्यूज को उसकी इम्यूनिटी पैदा करते हैं, तो फिर भी खून के अंदर सोडियम देने से उसकी कुव्वते वाइटल फोर्स बढ़ती है। तीनों हालतों में वाइटल फोर्स कमजोर होती है। ये है वो आपका रिलेटेड आर्गन। आज तक दुनिया के अंदर जितनी भी रिसर्च हुई है, उन्होंने इम्यूनिटी को और वाइटल फोर्स को एक समझा हुआ है, जबकि ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों अलग अलग है। इम्यूनिटी और चीज है और वाइटल फोर्स और चीज है। हमारा काम इम्यूनिटी तक है बस, वाइटल फोर्स हमारे अख्तियार में नहीं है। वो मेरे रब ने जो मशीनें अंदर लगाई हुई ना, वो खुद ही उनको वाइटल फोर्स के अंदर बनाती हैं। वो बंदे की तो औकात ही नहीं है कि वाइटल फोर्स तक भी पहुंच सके। ये तो बहुत आगे वाली बात है। ये कब पैदा होती है? जब ये हमारा काम है सिर्फ जिस्म को ठीक करना। हमारे ऑर्गन के अंदर जो है वो इम्यूनिटी है। एलोपैथी होम्योपैथी के अंदर आजकल वाइटल फोर्स का नाम दिया गया, वो बिल्कुल रॉन्ग वर्ड है। नॉट फिट एज अ वाइटल फोर्स। हनीमान साहब ने बात कही है, लेकिन वो लफ्ज उसको वो ये समझते हैं, वो इसको अपनी तरफ से वाइटल फोर्स कह रहे हैं। इम्यूनिटी प्लाज्मा में नहीं होती। आज तक पूरी दुनिया की तमाम साइंसेस को आज तक ये नहीं पता चल सका कि इम्यूनिटी है क्या। ब्लड नहीं होती हर ग्रुप की इम्यूनिटी, हर ये चारों तो टिश्यूज हैं और चारों टिश्यूज की इम्यूनिटी अलग अलग है। उनकी नजर में सिर्फ प्लाज्मा को इम्यूनिटी कहा जाता है, और जिसकी वजह से आज तक ना कोई वैक्सीनेशन तैयार हो रही है इनसे, ना ये हो सकती है। ये 4 वैक्सीनेशन तैयार करेंगे तो फिर हर ग्रुप की इम्यूनिटी आएगी। और अभी इनको भी 100 साल चाहिए। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी 100 साल और दरकार है। जिस वो इस नुक्ते पे पहुंच जाएंगे, आज भी अब तमाम एलोपैथिक मेडिसिन के पीएच स्केल निकालें,